गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रीवियस ईयर 2011 का पर्यावरण का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। और हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए ताकि इससे और लोग भी लाभ ले सकें। आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? हम जानते हैं कि हवा में, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है। उसका वो 78% है। और उसके बाद ऑक्सीजन है वो 21% है। उसके बाद आर्गन है वो 0.93% है, 0.93% है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ये 0.03% है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण को किसमें नापा जाता है? ये इसकी इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल है। ध्वनि प्रदूषण किसमें नापा जाता है? डेसिबल में नापा जाता है। ध्वनि 3 प्रकार की होती है, श्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि वो होती है जिसे मानव की सुनने की क्षमता होती है, जिसमें उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। मानव कितनी ध्वनि को सुनता है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को मानव सुनता है। और अश्रव्य वो ध्वनि है जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि की जो साउंड होती है, जो आवाज़ होती है, उसे अश्रव्य कहते हैं। इसे मानव नहीं सुन सकता। और पराश्रव्य क्या है? जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जब ध्वनि की आवाज़ होती है उसे भी मानव नहीं सुन सकता, उसे पराश्रव्य कहा जाता है। जैसे पैनासोनिक जहाज जब चलती है तो उसकी ध्वनि पराश्रव्य निकलती है उससे, इसीलिए वो हमको सुनाई नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, परम ताप कौन सा है? तो इसमें परम ताप कौन सा है आपको बताना, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, उपयुक्त सभी। तो परम ताप केल्विन होता है। परम ताप केल्विन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें संपादित होता है? सभी हरे पौधों में, सभी पौधों में, सभी हरे पेड़ पौधों द्वारा, सभी जंतुओं और पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा। तो सभी पौधों में नहीं होगा ये, जो पेड़ पौधे हरे नहीं होते उसमें नहीं होता है। ये हरे पेड़ पौधों द्वारा संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल के द्वारा ही प्रकाश को संश्लेषित करके अपने भोजन को बनाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा हरे पौधों में होगी, सभी पौधों में नहीं होगी। जंतुओं में तो होती ही नहीं, वायरस भी नहीं करते हैं, और बस केवल इसमें सभी हरे पेड़ पौधों द्वारा होती है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो इसमें से सबसे हानिकारक कौन सा होगा? कागज डिकम्पोज हो जाता है, मतलब सड़ गल जाता है, वो भी नहीं है। कपड़ा भी सड़ गल जाएगा, वो भी कम हानिकारक नहीं है। धातु हमेशा धरती के अंदर पाई ही जाती है, वो भी हानिकारक नहीं। प्लास्टिक जल्दी सड़ती गलती नहीं है, ये कई सालों तक हमारे वातावरण में वैसे की वैसे पड़ी रहती है। और प्लास्टिक को कुछ जानवर उसको खा भी लेते हैं। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो क्या हुआ? इसमें ऑप्शन डी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? मतलब ग्लोबल, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं, तो वो उसका कारण क्या पूछा जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन सा है? जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण वायु प्रदूषण होता है। वायु में कुछ गैसें ऐसी हैं जो वायु में प्रदूषित होकर निकलती हैं, वो निकल के वायु पड़ी रहती हैं, वो कई सालों तक वैसे ही पड़ी रहती हैं, और वो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग है। तो महासागर पृथ्वी पृष्ठ का कितना भाग, इसमें कहने का ये तात्पर्य है महासागर पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो वो है 2/3 भाग पर, क्योंकि पृथ्वी के 70% भाग पर जल पाया जाता है। हमारे पृथ्वी के 70% भाग पर जल पाया जाता है, तो 70% भाग 2/3 भाग इसका हो जाएगा, 2/3 भाग। अगला क्वेश्चन है, स्टेलेक्टाइड एवं स्टेलेग्माइट में से निक्षेपित होता है। स्टेलेक्टाइड और स्टेलेग्माइट में निक्षेपित होता है, तो क्या निक्षेपित होता है इससे?
इससे कैल्शियम कार्बोनेट निक्षेपित होता है। स्टेलेक्टाइड और स्टेलेग्माइट से कैल्शियम कार्बोनेट निक्षेपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो वायु प्रदूषण का कौन सा उदाहरण है? धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, सी है जलती लकड़ी या चारकोल से निकलने वाली गैस, डी है उपयुक्त सभी। तो डी उपयुक्त सभी, ये सभी जो है वायु प्रदूषण के कारण है। 10वां क्वेश्चन अब हम देखेंगे, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम। अब कौन सा नियम बनाया गया नियम किसका प्रयोग रोकता है? कागज के थैले का, प्लास्टिक के थैले का, नायलॉन के थैले का या चमड़े के थैले का? तो सही होगा प्लास्टिक के थैले का। अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था तो बताया, उसमें प्लास्टिक वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो इसमें पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा है? तालाब। वायु तो वायुमंडल है, जलमंडल है, ये मृदा हो गया। तालाब जो है पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कौन जीवी कारक नहीं है? तो पेड़ पौधे जीवित जीवों में आते हैं, जंतु भी जीव है, सूक्ष्म जीव भी जीव है, प्रस्तर निर्जीव है। तो ये जीवी कारक नहीं है, प्रस्तर जीवी कारक नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाएंगे? स्थल में, जल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। कहाँ पाए जाएंगे? स्थल मंडल में ही अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाएंगे, क्योंकि जल के अंदर पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, स्थल मंडल की अपेक्षा कम है। वायुमंडल में ये तो हवा है, हवा में कोई पेड़ पौधे तो पाए जाएंगे। प्रकाश मंडल वायुमंडल के ऊपर है, वहाँ भी नहीं पाए जाएंगे। 14वां क्वेश्चन है, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, ओमनीवोर। तो पैरासाइट क्या होते हैं? जो दूसरे जीवित जंतुओं के ऊपर रहते हैं, दूसरे पेड़ों पे जंतुओं के ऊपर रहते हैं और उनसे बने बनाए भोजन को ग्रहण करते हैं, ऐसे पेड़ पौधों या जंतुओं को पैरासाइट कहते हैं। डिकम्पोजर वो होते हैं जो मृत चीज को डिकम्पोज करते हैं, उसको सड़ाते गलाते हैं, वो डिकम्पोजर है। ओमनीवोरस हैं, स्कैवेंजर हैं। स्कैवेंजर, इसका सही उत्तर यही होगा, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर उसको कहते हैं जो मृत जंतुओं को खाते हैं, उसको स्कैवेंजर कहते हैं। मृत प्राणियों को, जंतुओं को खाने वाले को, जैसे गिद्ध हुआ, गिद्ध मृत जानवरों को खाता है, वो स्कैवेंजर के अंदर रहता है। ओमनीवोर मतलब सर्वाहारी, जो मांस और शाकाहारी दोनों खाते हैं, उसको ओमनीवोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड, एन से नेचुरल, जी से गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सीएनजी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रण गैस है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रण गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रण गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को किससे कम किया जाता है? वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो वायु प्रदूषण को हमने बताया है कि वायु प्रदूषण सबसे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है, और वृक्षों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है। तो वायु प्रदूषण को कम करने का कारण क्या बना? वृक्ष। तो वायु प्रदूषण को कम करने का कारण वृक्ष है, इसका सही उत्तर वृक्ष हुआ। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, चुंबक मंडल। कौन मंडल पृथ्वी, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को सुरक्षित रखता है? ओजोन। सूर्य से परावैंगनिक किरणें निकलती हैं जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं, और ये
ओजोन परत से टकराते हुए तब पृथ्वी पर आती है। ये डायरेक्ट आती तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। ये आती है तो पहले ओजोन परत से क्षण के आती है। ओजोन परत इसकी ज़्यादातर किरणों को अवशोषित कर लेता है। ओजोन परत इसकी ज़्यादातर पीवी किरणों को अवशोषित कर लेता है। शेष बची हुई किरणें ही हमारे पास आती हैं। इसलिए ओजोन परत सूर्य से हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन, किसी जगह की फ्लोरा तथा फना सूचित करते हैं। फ्लोरा तथा फना मतलब इसका हिंदी मतलब ही होता है पेड़ पौधे तथा जंतु। इसका हिंदी अर्थ ही होता है पेड़ पौधे तथा जंतु। तो पेड़ पौधे, फ्लोरा और फना किसको सूचित करेगा? पेड़ पौधे और जंतु को। प्लीज़ दोस्तों, हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, आगे तक बढ़ाते रहिए ताकि इससे और लोगों को फ़ायदा मिल सके। हमारे पास सब्सक्राइबर को देख के हमको लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग हमारे वीडियो से लाभ ले पा रहे हैं। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? तो विश्व मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा कारक है? तो उसमें मुख्य कारक ये है वाहनों से निकलने वाली गैस। वाहनों से निकलने वाली गैस इसमें मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है अगला? धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो धातुमय प्रस्तर अयस्क को कहा जाता है। धातुमय प्रस्तर अयस्क को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो पेड़ पौधे किसका अवशोषण करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड का नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड का नहीं, नाइट्रोजन का नहीं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारी ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, मतलब वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो वो जब अवशोषित करते हैं तो उसको घटाते ही हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ बी। अगला क्वेश्चन, भूकंप मापा जाता है। भूकंप किसमें नापा जाता है? भूकंप रिएक्टर पैमाने पर नापा जाता है। रिएक्टर पैमाने पर 9 खाने बने होते हैं और उसी 9 खाने की सहायता से उसी भूकंप को नापा जाता है। तो भूकंप को किस पे नापा जाता है? भूकंप को रिएक्टर में नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महासागरों के जल स्तर में वृद्धि का कारण है। तो महासागरों के जल स्तर में वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। जो ध्रुवीय प्रदेशों में बहुत ज़्यादा बर्फ जमे हुए हैं, तो जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन प्रदेशों की बर्फ जो है धीरे धीरे गल रही है। तो जब ये गल रही है तो महासागरों के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो कौन सी? यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनियन नेशन, संयुक्त राष्ट्र विश्व भर में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती। कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है क्या होगा? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या उपयुक्त सभी? क्या होगा? कीटनाशियों के अत्यधिक उपयोग से जल प्रदूषण होगा, क्योंकि ये वर्षा से वो जब छिड़काव किया जाता है तो वो घुल के फिर नीचे जमीन पे जाता है, जल से बह के ये दूसरे जल में मिल जाता है, तो इससे जल प्रदूषण ज़्यादा होता है। अब अगला क्वेश्चन है, लवण जो जल में अवशोषण करता है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है क्या? कहलाता है लवण जो जल का अवशोषण कहलाता है वो हाइग्रोस्कोपिक कहलाता है। वह लवण जो जल का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक कहलाता है। हाइग्रोस्कोपिक लवण जल को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उसके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों की जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है क्या है? कौन सा पद है? अपस्थानीय संरक्षण। कौन सा शब्द है? अपस्थानीय संरक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता है।
और अब हमारा आज का अंतिम और तीसरा क्वेश्चन है, समुद्री कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय में पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छपों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो ये किसकी है? ऑलिव रिडले। भारतीय प्रजातियों में सबसे अधिक जो सब पुराने हैं और सबसे अधिक कौन सी प्रजाति पाई जाती है? ऑलिव रिडले। आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अब नए सेशन के साथ हम नेक्स्ट टाइप में मिलेंगे और इसी के साथ आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।